Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Farhan Khan Abbasi and you are watching Zakti Coaching Center's online session. Students, आज का जो हमारा लेक्चर है it is lecture number 13 and it is particularly associated with an important and integral part of international relations that is called national interest. इससे पहले हमने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स देखे थे जिसमें हमने नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को देखा था। इवन के प्रीवियस लेक्चर में हमने नेशनल पावर को अंडरस्टैंड किया था। अब के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किसी भी स्टेट की जो नेशनल पावर है वो उसको इंटरनेशनल रिलेशन में अपने इंटरेस्ट को इम्प्रोवाइज करने या एग्जीक्यूट करने में किस हद तक मदद करती है, और कोई भी नेशन जो आज के इस दौर में एज ए सॉवरन स्टेट इस ग्लोब में इंटरेक्ट करती है विद अदर नेशंस, उसके क्या नेशनल इंटरेस्ट हो सकते हैं और उन नेशनल इंटरेस्ट की बाउंड्रीज क्या हैं और वो कौन सी ऐसी एस्पायरेशंस हैं जिनको नेशनल इंटरेस्ट कहा जाता है और इसकी काइंड्स कितनी है और वो कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम उन नेशनल इंटरेस्ट को एक्वायर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम कंटेंट लिस्ट देखें। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे नेशनल इंटरेस्ट से मुतल्लिक कि नेशनल इंटरेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, नेशनल इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या है, नेशनल इंटरेस्ट का फॉरेन पॉलिसी में कितना रोल है और ये क्यों किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी का इंटीग्रल पार्ट समझा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे किसी भी मुल्क के कितनी काइंड्स के नेशनल इंटरेस्ट हो सकते हैं जिसको उस मुल्क ने प्रोटेक्ट करना होता है। ये भी कहा जाता है कि नेशनल इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं। हर मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट की बात की जा रही है यहाँ पर। परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट भी होते हैं, वेरिएबल नेशनल इंटरेस्ट भी होते हैं जो टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। वो कौन से नेशनल इंटरेस्ट हैं, कौमों के नेशनल इंटरेस्ट जो चेंज होते हैं वो क्यों होते हैं, उसकी क्या रीज़न है। आज के दौर में पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट क्या हैं और फिर इसको हम कंक्लूड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि नेशनल इंटरेस्ट वो वाहिद इंटीग्रल पार्ट है किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी का जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि फॉरेन पॉलिसी इज एसोसिएटेड विद नेशनल इंटरेस्ट। जब भी कोई मुल्क अपनी फॉरेन पॉलिसी यानी ऐसी पॉलिसी जो कि बाहरली दुनिया के साथ उसने किस तरह इंटरेक्ट करना है, अपने हमसायों के साथ कैसे ताल्लुकात बनाने हैं, अपने कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह रिजॉल्व करना है, रीजनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उसने किस अलायंस का हिस्सा बनना है, उसकी ट्रेड क्या होगी, उसकी फर्दर पॉलिसीज क्या होंगी, उसके स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या होंगे दुनिया में रहते हुए अपने खत्ते में, अपने रीजन में, और इसके साथ साथ पूरी ग्लोब में आजकल की ग्लोबल पॉलिटिक्स में। तो उसमें बड़ा अहम रोल नेशनल इंटरेस्ट का होता है। अगर हम आसान अंदाज में नेशनल इंटरेस्ट को अंडरस्टैंड करना चाहें तो स्टूडेंट्स, नेशनल इंटरेस्ट वो एस्पायरेशंस हैं, वो विशेस हैं, वो एक्सपेक्टेशंस हैं किसी भी मुल्क की कौम की जो वो अपनी रियासत से करते हैं, और वो रियासत उन एस्पायरेशंस को फुलफिल करने के लिए जो प्रोग्राम डिज़ाइन करती है, जो पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करती है और जिस वे से उसको एग्जीक्यूट करती है अपनी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू, ये तमाम चीज़ें नेशनल इंटरेस्ट के परव्यू में आती हैं। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। वो कहते हैं कि लेट अस से दैट पाकिस्तान एस्पायर्स टू बिकम अ मेजर इकोनॉमिक फोर्स इन नियर फ्यूचर, जो कि हमारी एक बहुत अहम ज़रूरत भी है आज के इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में। द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स सराउंडिंग दिस एस्पायरेशन मे बी सेट टू बी पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट। ऑब्वियस सी बात है, अब हम इकोनॉमिक पावर बनने के लिए जो पॉलिसीज बनाएंगे, जो प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे, अपनी एक्सपोर्ट को हमने कैसे बढ़ाना है, अपनी इंडस्ट्री को हमने कैसे स्ट्रेंथन करना है, अपने इंटरनल इश्यूज को कैसे ख़त्म करना है, अपने इंटरनल इश्यूज को कॉन्फ्रंट कैसे करना है, अपने मुल्क की जो इकोनॉमिक सस्टेनेबल ग्रोथ है उसको कैसे बेहतर करना है, किन किन ममालिक के साथ हमें रिलेशन बनाने पड़ेंगे, किस किस मुल्क के साथ हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रेड करनी पड़ेगी, हम सी पैक को किस तनाजुर में देखते हैं, ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए।
ये तमाम चीजें पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को बताती हैं और इसके अकॉर्डिंगली हम अपनी एक फॉरेन पॉलिसी प्लान भी करते हैं, डिजाइन भी करते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। अब फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में आल्सो ट्राई टू बिकम अ मेजर मिलिट्री पावर इन द नियर फ्यूचर। अगर हम अपने रीजन में इंडिया को काउंटर करना चाहते हैं या बैलेंस करना चाहते हैं, बैलेंस ऑफ पावर के बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी, कलेक्टिव सिक्योरिटी और बैलेंस ऑफ पावर, ये बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो पाकिस्तान अब मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहा है, मिसाइल टेक्नोलॉजी में, डिफेंस, मिसाइल डिफेंस शील्ड की टेक्नोलॉजी में, न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी में, एयर डिफेंस में। तो किस तरह से this particular aspiration and the policies and programs to achieve this dream may also be set to the Pakistan's national interest। यहाँ पर एक और चीज आपको बताता चलूं कि जब 9/11 का इंसिडेंट होता है तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश एक स्पीच करते हैं व्हाइट हाउस में और वो ये कहते हैं कि हमारी जो सिक्योरिटी है और हमारे जो नेशनल्स हैं, अमेरिकन जो हैं, उनकी सिक्योरिटी है वो हमारा अटमोस्ट नेशनल इंटरेस्ट है और इसको डैमेज किया गया है, इसको ब्रीच किया गया है। हमारे मुल्क पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ है तो अब हम अफगानिस्तान में इन्वेड करेंगे और सेम मंथ 23 सितंबर को वो अफगानिस्तान में इन्वेड कर लेते। इसी तरह अमेरिका वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन को ढूंढते ढूंढते इराक में चला जाता है और कॉन्स्पायर करता है और वहां पर अटैक कर लेता है, इन्वेड कर लेता है। आज कल सूरिया के अंदर, शाम के अंदर अमेरिकन इत्तेहाद जो है, जो कि दाइश को सपोर्ट कर रहा है कुछ हद तक, और मिलिटेंट ग्रुप जिसमें तालिबान भी हैं, अलकायदा भी है, और बशर असद की हुकूमत के अगेंस्ट सपोर्ट कर रहा है और सर्जिकल अटैक्स भी करता है। तो अगर देखा जाए तो अमेरिका अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू कर रहा है और यही इसकी फॉरेन पॉलिसी है। तो ये जो अमेरिका की मैंने एग्जांपल्स दी हैं, ये तो वैल्यू फ्री नेशनल इंटरेस्ट है ना, जिसमें आप किसी और के नेशनल इंटरेस्ट को सैबोटैज करते हैं। इन रियल टर्म नेशनल इंटरेस्ट की डेफिनेशन कुछ ऐसी नहीं है। स्टूडेंट्स, इन रियल टर्म्स जो नेशनल इंटरेस्ट है उसमें हम ये भी देखते हैं कि जब आप अपने नेशनल इंटरेस्ट या अपनी एस्पायरेशन को पॉलिसी फ्रेमवर्क और डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू फुलफिल करना चाहते हैं तो उसमें किसी और कौम के नेशनल इंटरेस्ट का भी ख्याल रखना चाहिए। आगे जाके हम पढ़ेंगे। अभी देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। अगर हम डेफिनेशन की हद तक देखते हैं तो वी कैन अंडरस्टैंड कि नेशनल इंटरेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एस्पायरेशंस ऑफ अ स्टेट and also the policies and programs to fulfill these aspirations। जैसा हम पहले जिक्र कर चुके कि किसी भी कौम की एस्पायरेशंस, ख्वाहिशात, जिस तरह भी हमने पाकिस्तान के इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ की एक एग्जांपल दी, और इसको फुलफिल करने के लिए जो इकदाम उठाए जाते हैं, ये भी कहा जाता है कि जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, जो पॉलिसीज फ्रेमवर्क की जाती हैं और उसको फिर जिस वे से एग्जीक्यूट किया जाता है, मुल्कों के साथ ताल्लुकात बनाए जाते हैं, डिप्लोमेसी की जाती है, नेगोशिएशन की जाती हैं, डिफरेंट मुल्कों के साथ अलायंस बनाए जाते हैं, डिफरेंट ममालिक के साथ इकोनॉमिक अकॉर्ड किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को आज के इस ग्लोबल वर्ल्ड में परस्यू करना चाहते हैं। फर्दर वो कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट इज नॉट अ फिक्स्ड सिंगुलर नोशन, इट इज अ कलेक्टिव प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्रीज एस्पायरेशन एंड इंटरेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि जो नेशनल इंटरेस्ट है वो किसी एक इंटरेस्ट को ही नहीं कहा जाता। मुल्कों के बहुत सी नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, मतलब बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहां टूरिज्म इंडस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो उनके नेशनल इंटरेस्ट में है कि उन्होंने टूरिस्ट को प्रमोट करना। जिस तरह आप दुबई को देखते हैं, होटल इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है और टूरिज्म इंडस्ट्री है। इसी तरह बहुत से ममालिक के नेशनल इंटरेस्ट में उनकी सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बहुत से ममालिक के नेशनल इंटरेस्ट में उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। बहुत से ममालिक के नेशनल इंटरेस्ट में उनके अपने नेशन की सिक्योरिटी बड़ी प्रायोरिटाइज्ड होती है। तो आगे हम एग्जाम को जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि नेशनल इंटरेस्ट तो कम्बिनेशन है बहुत से इंटरेस्ट का और इसकी बड़ी काइंड्स भी हैं। ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट डिफाइंड नेशनल इंटरेस्ट एज द जर्नल एंड कंटिन्यूइंग एंड्स फॉर विच अ नेशन एक्ट्स। ऑब्वियस सी बात है, हम रियलिज्म और लिबरलिज्म की थ्योरीज में भी ये पढ़ के आए हैं
کہ ममालिक दूसरे ममालिक से इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि वो अपने कुछ एंड्स, अपने कुछ ऑब्जेक्टिव अटेन करना चाहते हैं। तो जो नेशनल इंटरेस्ट है ये जनरल और कंटिन्यूइंग है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चेंज भी हो सकते हैं और नेशनल इंटरेस्ट चलते रहते हैं। हर मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट वक्त के साथ साथ चेंज भी होंगे और कंटिन्यू भी होंगे। किसी भी मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट में जो सीधा सीधा नेशनल इंटरेस्ट है वो उसकी सिक्योरिटी है, उसकी इकोनॉमी है, उसकी सोसाइटी की सस्टेनेबिलिटी है, उसकी आइडेंटिटी है, उसका कल्चर है, उसके बाकी इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ अच्छे रिलेशन है। और जितनी चीज़ें हमने नेशनल पावर में देखी उन तमाम की तमाम नेशनल पावर के जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स थे उनको रिवाइव भी करना, स्ट्रेंथन भी करना, रीइंफोर्स भी करना और मेंटेन भी करना नेशनल इंटरेस्ट का हिस्सा। डाइके डिस्क्राइब करते हैं एज एन इंटरेस्ट विच स्टेट्स सीक टू प्रोटेक्ट और अचीव इन रिलेशन टू ईच अदर। अब जैसी बात है, इंटरनेशनल रिलेशन में एक से ज्यादा कौमें आपस में इंटरेक्ट करती हैं। पूरी दुनिया में कौमें कौमों के साथ इंटरेक्ट करती हैं, कौमें डिफरेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इंटरेक्ट करती हैं। बायलैटरल रिलेशन होते हैं, मल्टीलैटरल रिलेशन होते हैं। दो कौमों के दरमियान के ताल्लुकात को बायलैटरल रिलेशन कहते हैं। दो से ज्यादा कौमों के दरमियान एक वक्त में रिलेशन को मल्टीलैटरल रिलेशन कहते हैं। तो इसमें जब कौमें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है तो वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती हैं जब निगोशिएशन हो, इंटरेक्शन हो, कोई डील हो तो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। जिस तरह सी पैक में पाकिस्तान के कुछ इंटरेस्ट हैं और कुछ इंटरेस्ट चाइना के हैं, लेकिन ये एग्रीमेंट और ये इंटरेक्शन तभी पॉजिटिव हो सकता है जब दोनों कौमों में विन विन सिचुएशन हो, यानी रियलिज्म के इस कॉन्सेप्ट को ना परसू किया जाए कि एक कौम के इंटरेस्ट फुलफिल और दूसरी के ना हो। तो ये तो नेशनल इंटरेस्ट आप किसी और का बाईपास कर रहे हैं, उसको उसके राइट से महरूम कर रहे हैं। बल्कि जिस तरह के लिबरल का व्यू है कि दोनों के फायदे हों, कॉमन कोलेक्टिव बेनिफिट हो। बिल्कुल नेशनल इंटरेस्ट में भी ऐसा होता है कि जब कौमें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो दोनों कौमें अपने बेनिफिट के लिए नेगोशिएट करती हैं। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट एक वैल्यू फ्री कॉन्सेप्ट नहीं है। अब व्हाट इज अ वैल्यू फ्री कॉन्सेप्ट, पहले इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अगर हम इन डिटेल देखें कि वैल्यू फ्री कॉन्सेप्ट किसको कहते हैं तो वी कुड अंडरस्टैंड इजीली कि वैल्यू फ्री कॉन्सेप्ट ये है कि एक नेशन किसी और नेशन के साथ जब इंटरेक्ट करे, इंटरनेशनल अरीना में अपने ताल्लुकात बनाए और बाकी दूसरी कौमों को भी मद्देनजर रखते हुए कोई ऐसा इकदाम करे जो कि उसके मुल्क के लिए तो बेहतर है लेकिन बाकी अक़वाम या जिस मुल्क के साथ वो रिलेशन डेवलप कर रहा है उसके लिए बेहतर नहीं है, तो इस तरह के नेशनल इंटरेस्ट वैल्यू फ्री नेशनल इंटरेस्ट कहलाते हैं। यानी कि ऐसे इंटरेस्ट जिसमें एक मुल्क अपने फायदे के लिए किसी और मुल्क के फायदे या उसके बेनिफिट्स को ओवरराइड कर दे, खत्म कर दे या उस मुल्क को नुकसान में धकेल दे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर यह भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट जब कोई कौम अपने परसू करती है और उसके अकॉर्डिंगली अपनी फॉरेन पॉलिसी डिजाइन करती है तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी और कौम का नुकसान हो जाए उसमें। यानी आपके नेशनल इंटरेस्ट किसी और के नेशनल इंटरेस्ट को डैमेज न करें, ये एक इंटरनेशनल रिलेशन का एक्सेप्टेड नॉर्म है कि जो नेशनल इंटरेस्ट हैं ये वैल्यू फ्री नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल इंटरेस्ट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका ख्याल रखा जाता है, जिसको हम कहते हैं मोरालिटी एंड अल्ट्रुइज्म। मोरालिटी एंड अल्ट्रुइज्म क्या है कि आप इंटरनेशनल मॉरल जो रूल्स हैं, एथिक्स जो हैं, उनको जरूर फॉलो करेंगे और कुछ ऐसा एक्ट नहीं करेंगे अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जिससे दूसरी कौमों का नुकसान हो, बल्कि कोशिश ये करेंगे कि दूसरों का बेनिफिट भी करें। इधर एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, जिस तरह आजकल पूरी दुनिया में एक इशू रेज किया जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग का और एनवायरमेंटल इश्यूज का, तो उसमें देखें कि वो कौमें जो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, ऑब्वियस सी बात है जिनकी इंडस्ट्री ज्यादा बड़ी है, जहाँ पर इंडस्ट्रियल वर्क ज्यादा होता है, फिनिश गुड ज्यादा बनती है, वहीं पर ज्यादा कार्बन पैदा होगी, मीथेन पैदा होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पैदा होगी, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह है और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी इसकी वजह से हो रही है। तो उन कौमों को अपनी फैक्ट्रीज को उस फ्यूल पे लाना होगा जिससे कम
एनवायरमेंटल पोल्यूशन प्रोड्यूस हो। अब वो ऐसा नहीं कर सकती कि अपने नेशनल इंटरेस्ट और अपनी इंडस्ट्री और अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी दुनिया को या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कॉम्प्रोमाइज करा ले, जिस तरह के अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के इसी मौजूदा दौर में पिछले महीने हमने एक खबर देखी कि अमेरिका ने विड्रॉ कर दिया है और अमेरिका ग्लोबल वार्मिंग के इशू और ऐसे इशू जिसमें कार्बन को कंट्रोल करना उससे विड्रॉ कर रहा है, तो उससे अमेरिका की इंडस्ट्री को इशू है। बहुत सी जगह पे हमें चाइना भी इंटरनेशनल जो अग्रीमेंट है, ट्रीटीज हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उसकी वायलेशन करता हुआ नजर आता है, क्योंकि वो अगर उसको फुलफिल करेगा तो उसके नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज होंगे, उसकी इकोनॉमी नीचे जाएगी, उसकी इंडस्ट्री बंद होगी या अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स महंगा पड़ेगा, उस पर जो प्रोडक्ट्स बनेगी वो महंगी होगी, मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाएगा, आपकी सेल बेस कम हो जाएगी, आपकी एक्सपोर्ट कम होने के चांसेस हैं। तो ये है वैल्यू फ्री चीज। अब वैल्यू फ्री नेशनल इंटरेस्ट क्यों नहीं हो सकते, जिसकी वजह हमने बताई कि एक इंटरनेशनल मोरालिटी है और अल्ट्रुइज्म का कॉन्सेप्ट भी है। नेशनल इंटरेस्ट इफ वैल्यू फ्री may become a threat to international peace and security। ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह के अभी हमने देखा कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का जब इशू आएगा तो आपके ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो जाएंगे, वाटर लेवल राइज करेगा, सी लेवल राइज करेगा, आपके सीजनल शिफ्ट हो जाएगा, फ्लड्स के आने का खतरा है, सुनामी के आने का खतरा है, फिर एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो पोल्यूशन सी लाइफ, मेरीन लाइफ को भी डैमेज करेगी, एयर को भी डैमेज करेगी, लैंड पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उससे इंसान का दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा एरिया डैमेज होने का खतरा है, बहुत अर्थक्वेक्स और फ्लड्स आने का खतरा है, रेनफॉल का एक्सेसिव रेनफॉल का खतरा है, जिससे बहुत ज़्यादा रेफ्यूजीज प्रोड्यूस हो जाएंगे, होमलेसनेस हो जाएगी और दुनिया एक नए मसले में चली जाएगी। A country's national interest can never be mechanical, inhuman and absolutely selfish, जिसका आपके हमने जिक्र किया कि वैल्यू फ्री नहीं होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए कि वो अपने मैकेनिकल, अपने इकोनॉमिक और अपने इंटरेस्ट को परसू करे और इनह्यूमन एटीट्यूड वो कंट्री बिहेव करे और अपनी ऐसी फॉरेन पॉलिसी डिवाइस करे जिससे दूसरे मुल्कों का नुकसान हो। स्टूडेंट्स, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज इसी के कंटिन्यूशन में हम देखते हैं, if the purpose of a country's foreign policy is to protect its own national interest, how can it respect and accommodate the national interest of others? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि हर मुल्क की फॉरेन पॉलिसी अपने नेशनल इंटरेस्ट को तो प्रोटेक्ट करना है उसने। अब उसके नेशनल इंटरेस्ट के प्रोटेक्ट करने में अगर बाकी दुनिया का नुकसान हो रहा है या बाकी दुनिया के नेशनल इंटरेस्ट को वो क्यों प्रोटेक्ट करे, यही हमने बात अल्ट्रुइज्म और इंटरनेशनल मोरालिटी में की कि कोई भी मुल्क जब अपने नेशनल इंटरेस्ट डिवाइस करता है, उसको एस्पायर करता है और उस एस्पायरेशन को फुलफिल करने के लिए पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है अपनी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू, बाकी दुनिया के साथ इंटरेक्ट करता है, तो वो ऐसे होने चाहिए जो दूसरे ममालिक को भी आप अकोमोडेट करें, कहीं उनके नेशनल इंटरेस्ट को भी सुपरसीड ना कर जाए, बल्कि उनके नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए कहीं ना कहीं अपने कुछ नेशनल इंटरेस्ट को अगर आपको कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ा तो करें। जिस तरह इसकी बड़ी मिसाल मिलती है पाकिस्तान में कि जब वॉर ऑन टेरर के सिलसिले में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के नाम पर अफगानिस्तान में इन्वेड किया, तो ये पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं था कि पाकिस्तान उस जंग का हिस्सा बने, लेकिन पूरी दुनिया टेररिज्म से लड़ रही थी और पूरी दुनिया को टेररिज्म का खतरा था और पाकिस्तान ही वो वाहिद फ्रंट लाइन स्टेट था जो कि बढ़ के अमेरिका और इसके अलाइड का इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स यानी एज ए नॉन नेटो अलाइड ISF का साथ दे के अफगानिस्तान में टेररिज्म का मुकाबला कर सकता था, अलकायदा का मुकाबला कर सकता था। तो पाकिस्तान ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को उस वक्त कॉम्प्रोमाइज किया और दुनिया के नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल एस्पायरेशन को देखा, यहाँ तक कि हमने अल्ट्रुइज्म का मुजाहरा किया, हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस किया और आपने देखा कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ। टेररिज्म पाकिस्तान की गली कूचे तक पहुंच गया, टेररिज्म से हमारी इकोनॉमी डैमेज होगी, हमें 130 and 40 बिलियन $, यानी 140 बिलियन डॉलर का कोलैटरल डैमेज हो गया, हमारी इकोनॉमी डैमेज हो गया, डॉलर 130 से ऊपर चला गया, मुल्क की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो डैमेज हो गई, मुल्क में एनर्जी क्राइसिस का इशू आ गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, रीजनल जो एक्सट्रीमिज्म है वो बहुत आगे चला गया, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होगी, पाकिस्तान तो बहुत बैकवर्ड हो गया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने अकोमोडेट किया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को और पाकिस्तान ने एक पॉजिटिव अपना जेस्चर दिया पूरी दुनिया को
کہ پاکستان اپنے نیشنل انٹرسٹ کو کمپرومائز کروا رہا ہے ریسٹ آف دا ورلڈ کے نیشنل انٹرسٹ کو، اور یہی ایک پازیٹیو وے ہے جس میں دنیا کو بھی چلنا چاہیے کہ جب پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کی باری آئے تو پھر ہمارے ہمسایوں کو، چاہے وہ ہندوستان ہے چاہے وہ افغانستان ہے، ہمارے ایشوز کو سمجھنا چاہیے. یہاں ٹیررزم سے ہم جتنا مشکل سے کنفرنٹ کر رہے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے، اور امریکہ جیسے ممالک کو، انڈیا کو جو سول نیوکلیر ڈیل میں سپورٹ کر رہے ہیں، انڈیا ہمیں کراس بارڈر ٹیررزم کے تھرو ڈیمیج کر رہا ہے، انڈیا ہمارا اپنی ملٹری کے تھرو ہمارے جو بارڈرز ہیں اس کو انگیج کر رہا ہے، بلوچستان میں انوالو ہے، کراچی میں انوالو ہے، ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے تھرو پاکستان میں پولیٹیکل انٹرونشن بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ افغانستان سے جو بارڈر سے ہمیں بہت سا ڈیمیج ہوتا ہے، وہاں سے ٹیررسٹ آ کے پاکستان میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، تو ریسٹ آف دا ورلڈ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اب ان کو بھی کمپرومائز کرنا چاہیے کہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ ڈیمیج ہو رہے ہیں، پاکستان کی سیکیورٹی ڈیمیج ہو رہی ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. The notion of cooperation and compromise are very important to solve this debate. اگر ممالک آپس میں کمپرومائز نہیں کریں گے، کوآپریشن نہیں کریں گے، تو پھر دوسرے ملک کے تو نیشنل انٹرسٹ کمپرومائز ہوتے رہیں گے. تو بعض کا آپ نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو فلفل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے ملک کے نیشنل انٹرسٹ کو بھی دیکھنا ہے. On the contrary, if each nation tries to follow its national interest aggressively, war would be the inevitable outcome. For example, پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو پاکستان پروموٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن ہمارے خطے کے نیشنل انٹرسٹ میں وہ نہیں ہے. تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم کہیں نہ کہیں باقی اپنے خطے کے ممالک کو اکوموڈیٹ کریں until unless ہمیں بہت بڑا ڈیمیج نہ ہو جائے. اس سے ہمارے پہلے اپنے نیشنل انٹرسٹ امپورٹنٹ ہے، پھر خطے کے یعنی ریجنل انٹرسٹ ہمیں امپورٹنٹ ہوں گے. لیکن اگر ریجنل انٹرسٹ زیادہ امپورٹنٹ ڈیل کیے جا رہے ہیں یا ایسے ہیں کہ ان کی امپورٹنس زیادہ اور ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کو کمپرومائز کر کے ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں جس سے ریجن میں پیس آ سکتی ہے، تو ہمیں وہ سٹیپ لینے چاہیے. لیکن آن دا ادر سائڈ اگر ہم اگریسولی اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پرسو کریں گے تو پھر کہیں نہ کہیں ریجن میں کسی اور ملک کے نیشنل انٹرسٹ کی اگر نفی ہوگی تو پھر وار کی ایکسپیکٹنسی ہے، جس طرح آج کل کے دور میں انڈیا کر رہا ہے. انڈیا اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پرسو کرنے کے چکر میں پاکستان کو کمپرومائز کر رہا ہے، پاکستان کو دیوار کے ساتھ لگا رہا ہے. انڈیا افغانستان کے اندر 1.2 بلین یو ایس ڈالر کی سویلین ایڈ لے کر پہنچ گیا. انڈیا افغانستان کے اندر اپنے ملٹری ڈیزائن کو ڈفرینٹ وے سے ایگزیکیوٹ کر رہا ہے. انڈیا ان کی پارلیمنٹ بنا چکا ہے، انڈیا وہاں پر ہائی ویز بنا چکا ہے، ڈیمز بنا رہا ہے، اور ایران کو لنک کر رہا ہے افغانستان کے ساتھ، چابہار کی پورٹ کو ڈیولپ کر رہا ہے، انویسٹمنٹ کر رہا ہے. اب یہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو ڈیمیج کرنے کے برابر ہے. پاکستان کو ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈر یعنی افغانستان کی طرف سے بھی اور انڈیا کی طرف سے ایسٹرن بارڈر پہ اور افغانستان کی طرف ویسٹرن بارڈر پہ سینڈوچ کرنے کی بات ہے. پاکستان کو ملیٹریلی کمزور کرنے کی بات ہے، پاکستان کو انگیج کرنے کی بات ہے. تو یہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں جنگ کا خطرہ پھر منڈلائے گا کہ پاکستان ایک میزائل ٹیکنالوجی ہے، ایک نیوکلیر پاور ہے، سب سے بہترین ایئر ڈیفنس ہے ہمارے پاس، سب سے بہترین ہمارے پاس جو ملٹری موجود ہے، اور ایسی ملٹری جو 18 سال سے ڈائریکٹ وار کو ڈیل کر رہی ہے، ڈائریکٹ ٹیررسٹ کو کمبیٹ کر رہی ہے. مشن راہ راست ہو، راہ نجات ہو، المیزان ہو، رد الفساد ہو، ضرب عضب ہو، ہم سنگل ہینڈڈلی کامیابی حاصل کر رہے ہیں. تو اس میں بھی اگر انڈیا ہمیں کمپرومائز کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر کہیں نہ کہیں وار کے چانسز پیدا ہوتے ہیں. اس لیے ہم نے دیکھا کہ نیشنل انٹرسٹ کا کانسیپٹ ویلیو فری نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مورالٹی کو اور آلٹرزم کو دیکھنا پڑے گا، اور صرف اپنے آپ کو نیشنل انٹرسٹ بناتے ہوئے نہیں دیکھتے، باقی قوموں کے نیشنل انٹرسٹ اور کم سے کم اپنے ریجن اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. یہ انٹرنیشنل مورالٹی ہے. تھامس ڈبلیو رابنسن کلاسیفائی کرتے ہیں نیشنل انٹرسٹ کو 6 کیٹیگریز میں. ان 6 کیٹیگریز میں اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا 3 پرماننٹ نیشنل انٹرسٹ کی کیٹیگریز رابنسن بتاتے ہیں اور 3 ویریبل کیٹیگریز بتاتے ہیں. جیسا کہ جو پرائمری نیشنل انٹرسٹ ہیں کسی بھی قوم کے، وہ پرماننٹ نیشنل انٹرسٹ کی کیٹیگری ہے جو پریزرویشن آف فزیکل، پولیٹیکل اینڈ کلچرل آئیڈینٹی ہے. اپنے ملک کی سیکیورٹی سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے، کسی بھی ملک کا نیشنل انٹرسٹ ہوتی ہے. اس کے بعد اپنی آئیڈینٹی انٹرنیشنل ارینا میں اپنی آئیڈینٹی کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے، اپنی آئیڈیالوجی کو، اپنی کلچر کو، اپنی وہ تمام چیزیں جس سے آپ کے ملک کی سوورینٹی اسٹرینتھن ہوتی ہے، تو وہ آپ کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے اور پرائمری نیشنل انٹرسٹ ہے.
और रॉबिन्सन बताते हैं सेकेंडरी नेशनल इंटरेस्ट भी एक परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ इट्स सिटीजन अब्रॉड एंड एंड्योरिंग डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज फॉर द डिप्लोमेटिक स्टाफ। अक्सर आप देखते हैं कि किसी भी मुल्क में अगर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल है किसी भी डिप्लोमेट को और उससे कोई ऐसी गलती या लाकानूनियत हो जाती है तो उस मुल्क के मुतलका जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो जिस डिप्लोमेट के मुल्क से आया है उस मुल्क को आगाह करते हैं और वो मुल्क उसको प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है। और इंटरनेशनल लॉ में कोई 19 से 21 के करीब डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज हैं जो कि डिप्लोमेट को मिलती हैं। इसके अलावा अगर आपके सिटीजन किसी बाहर मुल्क में अब्रॉड किसी मुल्क में तो उनकी जानो माल और उनकी जो प्रॉपर्टी है उसकी हिफाजत करना भी आपके मुल्क का ही काम होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बहुत से ममालिक में देखते हैं जहाँ पर जंग अगर लग जाए या एक्सपेक्टेड हो जंग तो बहुत से ममालिक वहाँ से अपने जो सिटीजन है उनको बुला भी लेते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट भी एक परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट है। इसको वो कहते हैं कि रिलेटिव कांस्टेंट एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होते हैं किसी भी मुल्क के। जिस तरह लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में हमारे ट्रेड में सी पैक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी तरह कॉपरेशन है, इसी तरह टेरिटोरियल डिस्प्यूट को पैसिफिकली पीसफुल तरीके से रिजॉल्व करना है। जिस तरह कश्मीर का जो डिस्प्यूट है अगर हम इंडिया के साथ पैसिफिकली इसको रिजॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारा परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट है और जिसको हम किसी न किसी तरह से किसी न किसी वे से एस्पायर भी करते हैं, इसके लिए प्रोग्राम्स भी बनाते हैं, पॉलिसीज भी बनाते हैं, उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं और उसको प्रोटेक्ट भी करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स रॉबिन्सन 3 इंपॉर्टेंट वेरिएबल नेशनल इंटरेस्ट बताते हैं, वो नेशनल इंटरेस्ट जो टाइम टू टाइम चेंज होते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट दैट में चेंज टाइम टू टाइम आर कॉल्ड वेरिएबल नेशनल इंटरेस्ट। जिसका पब्लिक ओपिनियन है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। बहुत से ममालिक में पब्लिक ओपिनियन भी टाइम टू टाइम चेंज होती है। जिस तरह हम देखते हैं कि 2 रोज पहले जब ट्रंप का विजिट होता है यूके में तो 2 लाख से ज्यादा लोग 5, 7, 8 लाख के करीब तक तादाद जाती है जो कि रेजिस्ट करते हैं ट्रंप के विजिट को। उसकी रीजन क्या है कि लोगों की ओपिनियन ये है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है बहुत ज्यादा एग्रेसिव और उनकी इस एग्रेशन की वजह से दुनिया के पीस को खतरा है। तो कहीं ना कहीं उन गवर्नमेंट को जिसके लोगों की पब्लिक ओपिनियन उनकी फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस के खिलाफ होती है तो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिजाइन भी करना पड़ता है। ये एक वेरिएबल नेशनल इंटरेस्ट है, चेंजेबल है, ये डिपेंडेंट होता है नेशंस पर और उसके नेशनल्स पर। एक और वेरिएबल टाइप है नेशनल इंटरेस्ट की जो रॉबिन्सन बताते हैं कि जनरल इंटरेस्ट ऑफ अ नेशन। फॉर एग्जांपल ट्रेड इंटरेस्ट है, बैलेंस ऑफ पावर है, रीजनल इंटरेस्ट है। बहुत सी कौमें हैं जिनके रीजनल इंटरेस्ट शिफ्ट होते रहते हैं, जैसे कि पाकिस्तान के रीजनल इंटरेस्ट में सार्क अब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह हमारे ट्रेड इंटरेस्ट हैं, इसी तरह बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है जो हम आगे इस पे एक पूरा चैप्टर है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। बस आपको इतना ही बताता चलूं कि किस मुल्क के साथ अलायंस करके आपके इंटरेस्ट सिक्योरिटी के, इकोनॉमी के, ट्रेड के, सर्वाइवल के प्रोटेक्ट होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। जिस तरह आज के दौर में चाइना के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक और उसके साथ साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। ऑब्वियस सी बात है हमने इसको परसू करना है और अपने मुल्क को स्ट्रेंथन करना है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से और सस्टेन करना है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने आप को बेहतर करना है। तो हमारे ये उस टाइप के नेशनल इंटरेस्ट यानी 5th नंबर के नेशनल जनरल नेशनल इंटरेस्ट की टाइप भी बन सकता है जो वक्त के साथ चेंज हो सकता है। आने वाले वक्त में भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट कुछ हो। जिस तरह के ओबामा के दौर में 2012 में जो प्रेसिडेंट बराक ओबामा है ये एशिया पैसिफिक रीजन को अपना पिवट कहते हैं, रीबैलेंस पॉलिसी कहते हैं। अपना नेशनल इंटरेस्ट जो पिछले 20 साल से उनकी फॉरेन पॉलिसी और नेशनल इंटरेस्ट का हिस्सा नहीं था एशिया पैसिफिक का रीजन, वो अब एशिया पैसिफिक को भी अपना नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं आने वाले टाइम में। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहां पर आके चाइना को रीबैलेंस करना है। वो जापान के साथ, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ और बाकी ममालिक के साथ अच्छा रिलेशन बनाता है ओबामा आके और चाहता ये है कि एशिया पैसिफिक में जो मेजर डिसीजन मेकिंग है उसमें अमेरिका इन्वॉल्व हो और काउंटर करे चाइना को। इसको देखें, ये एक चेंजेबल था जो पहले अमेरिका का 20 साल से नेशनल इंटरेस्ट नहीं था। इसी तरह अगर तारीख में देखें तो बहुत अरसे तक मिडिल ईस्ट अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट रहा था और मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में अमेरिका ने बड़ा ज़्यादा
रोल अदा किया था। उसके अलावा अदर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट विच चेंज टाइम टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल पॉलिटिकल अफेयर्स लाइक टेकिंग पार्ट इन ग्लोबल वॉर, एनवायरमेंटल अपग्रेडेशन, ये इसके अकॉर्डिंगली कौमों के इंटरेस्ट चेंज होते रहे। स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि वो कौन से मेथड्स हैं जिसके जरिए नेशनल इंटरेस्ट प्रमोट किए जा सकते हैं। अब ये तो हमने पढ़ा कि नेशनल इंटरेस्ट होते क्या हैं। नेशनल इंटरेस्ट वैल्यू फ्री नहीं होने चाहिए, यानी ये कोई की मॉरलिटी पे होने चाहिए, अल्ट्रुइज्म के रूल के अकॉर्डिंगली होने चाहिए। आप किसी और के नेशनल इंटरेस्ट को ओवरराइड नहीं कर सकते, उसको डैमेज नहीं कर सकते अपने नेशनल इंटरेस्ट को परसू करते हुए। नेशनल इंटरेस्ट की 6 काइंड्स को भी हमने देखने की कोशिश की। कुछ परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट हैं जो परमानेंटली सस्टेन करते हैं, कुछ वेरिएबल है जो टाइम टू टाइम एनवायरमेंट और सर्कमस्टांसेस, सोशियो पॉलिटिको या वर्ल्ड जो डायनामिक्स है उसके अकॉर्डिंगली चेंज होते रहते हैं। अब हम देखेंगे कि कौमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट कैसे करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कोअर्सिव मेजर्स। इसमें हम बड़ी कौमों को देखते हैं, मेजर स्टेक होल्डर को देखते हैं, बड़ी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर्स को देखते हैं कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को परसू करने के लिए कोअर्सिव मेजर्स का भी इस्तेमाल करती हैं। कोअर्सिव मेजर्स में वो इंटरनेशनल अरीना में आपको इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देते हैं, आपके साथ जंग का ऐलान कर सकते हैं, आपके खिलाफ दुनिया को इकट्ठा करके आपको आइसोलेशन में लेके जा सकते हैं, आपको मिलिट्री एड देना बंद कर सकते हैं, आपकी पूरी दुनिया में जो एक्सपोर्ट है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ कोअर्सिव मेजर्स होते हैं। ये ज़्यादातर बड़ी कौमें ये एक मेथड इस्तेमाल करती हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को परसू करने का। और ये जिस तरह के हमने लेक्चर में पढ़ा एक नेगेटिव वे है। नेगेटिव वे ये है कि ये फेयर प्ले नहीं है कि आप किसी के नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर लें अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के। उसके अलावा अक्सर हमने देखा कि अलायंसेस बनते हैं, जिस तरह के हम ओल्ड वॉर एरा में देखते हैं 1945 से 1990 तक। ये 45 साल ऐसे थे जिसमें सोवियत यूनियन ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए ईस्टर्न ब्लॉक ऑफ यूरोप को और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को अप्रोच किया, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वेस्टर्न ब्लॉक ऑफ यूरोप को और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को अप्रोच करता है, जिसमें बहुत से ममालिक को अमेरिका ट्रेड में बेनिफिट देता है, इकोनॉमिक बेनिफिट देता है, एड देता है। इसमें अमेरिका ने पाकिस्तान को सीटो सेंटो का मेंबर बनने पे बेनिफिट्स दिए। आप देखते हैं जब सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया अफगानिस्तान में, तब पाकिस्तान की बड़ी मदद की अमेरिका ने, तो वो अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट में था। तो अमेरिका ने अलायंस बनाए, और छोटे ममालिक बड़े ममालिक से इसलिए अलायंस बना लेते हैं कि उस अलायंस के अम्ब्रेला के अंदर उनकी अपनी इकोनॉमी भी प्रोटेक्ट हो जाती है और उनके ममालिक भी प्रोटेक्ट हो जाते हैं। जिस तरह आज के दौर में हम जापान को देखते हैं कि जापान की अपनी को ख़ास आर्मी नहीं है, और जापान अपनी नेशनल सिक्योरिटी को परसू करने के लिए जो डिपेंडेंट है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पे। स्टूडेंट्स इसके अलावा हम देखते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स होते हैं कौमों के एक दूसरे के साथ सफारती ताल्लुकात होते हैं। डिप्लोमेट्स जाते हैं, डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेक्शन करते हैं और डिफरेंट कौमों को जाके कन्विंस करते हैं। फिर नेगोशिएशंस होती हैं, इकोनॉमिक एड दी जाती है। जिस तरह के अभी हमने जिक्र किया, जो बड़े ममालिक हैं वो कोअर्सिव मेजर्स भी करते हैं और इकोनॉमिक एड भी देते हैं। इसको स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी कहते हैं कि जहाँ पे आपने बात नहीं मानी वहाँ पे आपको डैमेज करेंगे, जहाँ आप बात मानेंगे वहाँ पे आपको उसका हल मिलेगा। जिस तरह अमेरिका अक्सर हमें डू मोर कहता है, कोलिजन सपोर्ट फंड में हमें पैसे और एड भी देता है, कैरी लूगर बिल में हमें पैसे देता है। इसी तरह प्रोपोगंडा भी किया जाता है। प्रोपोगंडा एक ऐसी टर्म है जो जर्नलिज्म में भी हम देखते हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी देखते हैं और इंटरनेशनल रिलेशन में भी देखते हैं। फ्रेंड्स आजकल की दुनिया जो है वो कम्युनिकेशन की दुनिया है, राब्ते की दुनिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीन आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको नज़र आता है, सोशल मीडिया नज़र आता है, आपको प्रेस नज़र आता है। तो इसके थ्रू प्रोपोगंडा किया जाता है, यानी लोगों के जहनों को इस तरीके से एक्सेस किया जाता है और इस तरह से मीडिया फ्रेमिंग की जाती है कि अपने इंटरेस्ट को परसू किया जाए, उस परसू करने में कन्विंस किया जाता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, और डिफरेंट प्रोपोगंडास की जाते हैं। जिस तरह अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर के थ्रू जब पूरी दुनिया में एक नई जंग का आगाज करना था तो इसने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कन्विंस किया कि दुनिया इनसिक्योर है, और इस इनसिक्योरिटी को सिर्फ अमेरिका की हद तक ही ना देखा जाए, पूरी दुनिया कल को इनसिक्योर हो जाएगी। इसलिए टेररिस्ट का खात्मा करना बड़ा ज़रूरी है, और इस प्रोपोगंडा के थ्रू अमेरिका ने अफगानिस्तान में भी और इराक में भी इंटरवेंशन किया और मिलिट्री इंटरवेंशन किया।
कोलेक्टिव सिक्योरिटी ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैयर है नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने का। जिस तरह आप देखते हैं कि यूरोप के जितने भी छोटे बड़े ममालिक थे उनके इंटरेस्ट में नहीं था कि वो कोई और बड़ी जंग करें दूसरी जंग अजीम के बाद, और रशियन एग्रेशन यानी सोवियत यूनियन के फर्दर एग्रेशन से बचने के लिए अमेरिका के कहने पे 1949 में नेटो के आमने आ गए। उसको प्रोटेक्ट या उसको काउंटर करने के लिए जो सोवियत ब्लॉक था उन्होंने वार्सा पैक्ट बना दी। आज के दौर में अगर हम देखें शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने रैट्स के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, जिसको कहा जाता है ये काउंटर करती है नेटो को। तो बहुत से अलायंसेस या कलेक्टिव सिक्योरिटी के मेजर्स दिए जाते हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को परसू करने के लिए। स्टूडेंट्स कंक्लूजन में हम देखते हैं कि एथिकल, मॉरल एंड अल्ट्रस्टिक इश्यूज आर लिंक्ड विद इट, विद नेशनल इंटरेस्ट। यानी एथिकल, मॉरल और अल्ट्रस्टिक वे से आपने जब अपने नेशनल इंटरेस्ट को परसू करना है, उसको फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बनाना है, तो उसके मॉरल वैल्यूज भी देखनी है, एथिकल वैल्यूज भी देखनी है और अल्ट्रस्टिक वैल्यूज भी देखनी है कि क्या ये किसी और के नेशनल इंटरेस्ट को तो डैमेज नहीं करता। नेशनल इंटरेस्ट इज वेरी वेल रिफ्लेक्टेड इन अ कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी। अ फॉरेन पॉलिसी इज मेड and implemented to protect national interest of a country. Since national interest is not value free, a foreign policy cannot afford to be value neutral as well. अब foreign policy value neutral कैसे नहीं हो सकती? Value neutral का भी कॉन्सेप्ट ये है कि कोई ऐसी foreign policy आपकी हो जिस foreign policy से आपके मुल्क को नुकसान ना हो। ऐसी foreign policy नहीं आप बना सकते कि किसी और के नेशनल इंटरेस्ट परसू होते रहे और आपके नेशनल इंटरेस्ट मुसलसल कॉम्प्रोमाइज होते रहें। In other words, a foreign policy is never unnecessarily aggressive. It tries to respect values of mutual cooperation, understanding, and peaceful coexistence. The success of a foreign policy depends on certain techniques and instruments as well. One such instrument of a foreign policy is diplomacy. Obvious सी बात है, negotiation, diplomacy, आपके रवाबत के थ्रू ही आप अपनी नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने इन डेप्थ एनालिसिस किया कि किसी भी मुल्क की एस्पायरेशन, चाहे वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, आइडेंटिटी से रिलेटेड हो, मिलिट्री से रिलेटेड हो, कल्चर से रिलेटेड हो, उन एस्पायरेशन को फाइनलाइज करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स, कुछ पॉलिसीज जब वो मुल्क बनाते हैं तो इस कोलेक्टिवली इसको नेशनल इंटरेस्ट कहा जाता है। और ये जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं ये इस तरह के नहीं हो सकते जिस से किसी और मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो, यानी ये वैल्यूज फ्री नहीं हो सकते। इसमें मॉरल वैल्यूज का ख्याल रखा जाता है और ये भी देखा जाता है कि किसी और मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहे। तो स्टूडेंट्स नेशनल इंटरेस्ट इन अ नटशेल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशन में जो वेरी करता है, इसलिए इसकी कोई खास डेफिनेशन पर स्कॉलर्स का कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बस ये ऐसे ही समझ लें कि वो कॉन्टिन्यूइंग और डायनामिक चेंजेबल एंड्स हैं जिसको परसू करता है हर कौम किसी और कौम से जब बैनुल अक़वामी अमूर पे ताल्लुकात बनाती हैं, यानी इंटरनेशनल रिलेशन, जब कोई कौम इंटरनेशनल रिलेशन में डिफरेंट नेशन स्टेट के साथ इंटरेक्ट करती है तो इन नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो स्टेट डिप्लोमेसी भी करेगी, नेगोशिएशन भी करेगी, अलायंसेस भी बनाएगी, बैलेंस ऑफ पावर को भी देखेगी, कोऑपरेटिव और पीसफुल मीन्स को भी अडॉप्ट करेगी। होप स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है ये आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा और आपको आगे के लेक्चर्स को अंडरस्टैंड करने में मदद भी देगा, क्योंकि हमारे आने वाले लेक्चर्स में नेशनल सिक्योरिटी है, कलेक्टिव सिक्योरिटी है और फिर हम बैलेंस ऑफ पावर और आखिर में फॉरेन पॉलिसी को देखेंगे। तो जब हम ये एरिया कवर कर लेंगे अगले 4-5 लेक्चर्स में तो हमें बड़ा ही एक इन डेप्थ एनालिसिस करने का मौका मिलेगा उन तमाम थ्योरीज को जिनको हम पिछले 12 लेक्चर्स में अंडरस्टैंड कर चुके हैं, और फिर हम इश्यूज के ऊपर आएंगे कि आज के ग्लोब के इश्यूज क्या हैं और